नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। राज्यसभा के सभापति ने विशेषाधिकार हनन को लेकर जताई नाराजगी। कहा, आरोप लगाने के साथ साथ सदन का समय होता है खराब। लोकसभा में आज पारित हो सकता है आप्रवास और विदेशी विधेयक। केंद्र सरकार ने 2025 रबी सत्र के लिए 37.39 लाख टन चना मसूर की खरीद को दी मंजूरी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों की फसल नोडल एजेंसियों के जरिए 100% खरीद के लिए प्रतिबद्ध। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भारत के प्रयास और प्रगति की संयुक्त राष्ट्र में सराहना। रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण देकर कहा, राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक निवेश के जरिए बचाया गया लाखों लोगों का जीवन। झारखंड में भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में पार्टी का रांची में चक्का जाम। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था के गिरते स्तर पर उठाए सवाल। और अमेरिका में 2 अप्रैल से विदेशी कारों के आयात पर 25% टैरिफ की घोषणा। ऑटो सेक्टर में गिरावट। ट्रंप ने कहा, घरेलू विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा। और अब लेते हैं समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संसद की कार्रवाई की, जहां पर अहम विधेयकों पर चर्चा है। इस वक्त संसद की कार्रवाई चल रही है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत कई अहम विधेयक अब तक पारित किए जा चुके हैं। आज भी कई अहम विधेयक दोनों ही सदनों में सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों को 4, 6 और 8 लेन का बनाने से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रहे हैं और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHIDCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं। उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। इसके साथ ही लोकसभा में शून्यकाल के दौरान लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए। शून्यकाल में सपा सांसद ने अवधेश प्रसाद ने अनुसूचित जाति के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। लोकसभा में सूचीबद्ध विधेयकों की अगर बात की जाए तो आज अप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को चर्चा के बाद पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। साथ ही लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा की ओर से किए गए बदलावों को भी पेश किया जाएगा। वहीं अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत मंत्रियों के वक्तव्यों के साथ हुई। उसके बाद उच्च सदन में सांसदों ने लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम सवाल पूछे गए। प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में बंद भारतीय मछुआरों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मछुआरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। Sir, the long-term plan rests on 2 initiatives, not of my ministry, but one of our other ministries, sir. One is the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. It has an allocation of 20,050 crores, and the purpose of it is to fit boats with transponders so that you don't have this inadvertent crossing, acquisition of boats, nets and training, to look at supporting deep sea fishing vessels and giving them equipment, and looking for alternatives, which is sea ranching of shrimps,
seaweed and bivalve culture, new fish culture techniques, cage culture, cold chain technology. There is also, sir, a fund called Fisheries Aquaculture Infrastructure Development Fund, FIDF, which has an allocation of 7,522.48 crores. इसके साथ ही आज 2 विधेयक चर्चा और वापस लिए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। उच्च सदन में विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 को विचार और वापस किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। दोनों ही विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। बेहद अहम कार्रवाई शैलेंद्र, अगर हम आज की बात करें, जो विधेयक जो हैं जिन पर चर्चा लिस्टेड है, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त क्या कुछ जानकारी आप वहां से देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि जब प्रश्नकाल खत्म होता है तब लोकसभा में शून्यकाल शुरू होता है, जिसमें लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं। ये मौका होता है तमाम सांसदों को कि वो जनहित से जुड़े मुद्दे या अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठा सके। इस वक्त कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी लोकसभा में अपनी बात रख रहे हैं और हमने देखा कि राज्यसभा में शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल में तमाम सवालों के जवाब 12 से 1 बजे तक दिए गए, जबकि प्रश्नकाल में लोकसभा में नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री या फिर नागर विमान मंत्री ने तमाम सवालों के जवाब दिए। तो बस दोनों संसद के दोनों सदन सुचारू रूप से चल रहे हैं। अहम बात यह है कि आम बजट जो पारित कराने की एक प्रक्रिया है वो हमने देख रहे हैं कि वो अब पूरी होती नजर आ रही है। जब लोकसभा वित्त विधेयक पहले ही पारित हो चुका है, नहीं बजट का लोकसभा से पारित हो चुका है, राज्यसभा में इस पर से चर्चा होती है और इसे वापस लौटा दिया जाता है, तब वो पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा होकर उस पर वित्त मंत्री जवाब देंगी राज्यसभा में और फिर वो लोकसभा को वापस कर दिया जाएगा। तो ये बजट सत्र का जो दूसरा चरण है उसमें सरकार की तरफ से सबसे प्रमुख एजेंडा यही होता है कि आम बजट पर वित्त विधेयक जो है उसमें दोनों सदनों में चर्चा हो और इसे संसद से पारित करा लिया जाए। बिल्कुल शैलेंद्र, आप्रवास और विदेशी विधेयक पर भी सबकी नजर बनी हुई है, पारित हो सकता है, क्या कुछ खास है इसमें? बिल्कुल, हम जानते हैं कि विधेयक पहले ही लोकसभा में पेश किया जा चुका है। लोकसभा में आज देखें 2 ऐसे विधेयक हैं जो पारित हो गए थे लोकसभा से, लेकिन राज्यसभा ने उसमें कुछ संशोधन किए हैं। रेलवे संशोधन विधेयक हो या फिर एक और अन्य जो आपदा प्रबंधन से जुड़ा विधेयक है, तो उनमें उन संशोधनों पर चर्चा होकर उन्हें फिर से उन संशोधनों को पारित करा लिया जाएगा और उसके बाद ये जो इमिग्रेशन से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है उस पर चर्चा होगी। अब ये आज पारित होगा या फिर कल इसे पारित कराया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण चर्चा इस पर आज चर्चा और विचार पारित कराने के लिए विधेयक रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का जवाब संभावित है और उसके बाद ये विधेयक लोकसभा से पारित हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तमाम बदलावों को प्रस्तावित किया गया है इमिग्रेशन नीति में, कि किस तरह से जो विदेशियों की आवाजाही है या भारत में जो रुकते हैं उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है, या फिर वो कहीं पर शैक्षणिक संस्थान या फिर अस्पताल में इलाज के लिए या किसी लॉज में होटल में रहते हैं तो उसको उन होटल लॉज या शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल को जानकारी देनी होगी कि उनके यहाँ विदेशी रुके हुए हैं। इस तरह के तमाम बदलाव इसमें हैं और जो पुराने बिल हैं उनमें एक तरह से उनको एकीकृत भी किया जा रहा है। तो ये बहुत प्रभावी हो जाएगा जो इमिग्रेशन ब्यूरो है और जो हम ट्रैकिंग व्यवस्था। बिल्कुल शैलेंद्र, कहने का मतलब यह है कि सरकार को जो है काफ़ी अधिक शक्तियां मिल जाएंगी। घुसपैठ के खिलाफ अगर हम बात करते हैं अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम झारखंड की अगर हम बात करें तो भाजपा राज्य ग्रामीण के महामंत्री और पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल महतो उर्फ टाइगर की हत्या पर भाजपा ने आज राज्य बंद बुलाया है। इसका समर्थन आजसू पार्टी, लोजपा समेत कई दलों ने किया है। भाजपा समेत कई अन्य संगठनों के समर्थकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्य की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर देर शाम को कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा हत्या के विरोध में कांके ब्लॉक चौक पर परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अनिल महतो की कल दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्थिति का जायजा लेने के लिए देर शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई नेता पहुंचे थे, जिन्होंने घटना को लेकर रोष व्यक्त किया है। इसके अलावा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कांड को अंजाम देकर भागने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है।
जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी व्यावसायिक संगठन हैं, सभी ने हमें इस बंद में समर्थन किया है और हम इस निकम्मी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, उनकी आंखें खोलना चाहते हैं और फिर से जगाने की कोशिश इस बंद के माध्यम से कर रहे हैं। अब अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। रांची में अपराध कर्मी खुल्लक कांड कर रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे 50 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, महिलाएं त्राहिमाम कर रही हैं। हत्याओं का दौर चल रहा है, चोरी डकैती, और हद हो गया है। हम सब सड़क पर उतरकर आज विरोध कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक विरोध होगा। तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक रांची से अपराध मुक्त नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हुई, आज भारतीय जनता पार्टी ने रांची बंद का आह्वान किया और इसी के निमित्त आज हम सब कार्यकर्ता, मंत्री सहित केंद्रीय मंत्री साथ में बैठे हुए और हम लोग सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। और हेमंत सरकार में आज कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने ये निवेदन किया है रांची के लोगों से कि सड़क पर उतर करके और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें और इस अपराध मुक्त रांची, अपराध मुक्त झारखंड से राज्य को मुक्ति दिलाए। पूरे सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मुख्यमंत्री आवास से मात्र कह सकते हैं 2 किलोमीटर के अंदर की घटना है और थाना से 500 मीटर भी नहीं होगा और अपराधियों ने पूरे सरकार को चुनौती दी है। अच्छे व्यक्ति थे, उनका पार्टी में भी और समाज में भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके इस घटना से हम व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मर्माहत हैं। सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं अपराधियों को तुरंत पकड़ के सख्ती से उनके साथ कानूनी सजा दी जाए। वहीं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा नेता चंपई सोरेन समेत अन्य भाजपा नेताओं ने झारखंड विधानसभा के बाहर भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा नेता अनिल टाइगर महतो को अपराधियों द्वारा गोली मारी गई और उनकी मौत हो गई। ये पहली घटना नहीं है। रांची और झारखंड में लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही हैं। रांची जिला पुलिस प्रशासन इनाम और प्रमोशन के लिए अपराधी को दिखा रही है कि पुलिस ने पकड़ा है। अनिल टाइगर महतो जी को अपराधियों ने गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। ये पहली घटना नहीं है। रांची में या झारखंड में लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही। जिस प्रकार से पुलिस ने जो बयान बताया और उसके बाद मैंने लाहौरदगा जिला से भी हमने तहकीकात की, तो कहीं कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। रांची पुलिस प्रशासन और झारखंड की पुलिस ने इसको बड़ी और भी उसके अधिक कारीगरी की। तो और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव पुष्कर इस वक्त रांची से जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे पहले क्या कुछ स्थिति इस वक्त वहां पर है और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं वहां पर पुलिस और सरकार पर भी? जी रमा, मैं आपको बताऊं कि जो कल हत्या हुई है भाजपा नेता अनिल टाइगर की, उसके बाद से ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में उबाल लगातार देखने को मिल रहा है। दरअसल कल शाम को ही भाजपा के जो नेता हैं वो कांके ब्लॉक चौक के पास एक मंदिर में बैठे हुए थे और वहां पर 2 अपराधी पहुंचते हैं मोटरसाइकिल से और उनकी गोली मार करके हत्या कर देते हैं। उनको आनंद फानंद में रिम्स ले जाया जाता है जहां उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद भाजपा के जितने तमाम बड़े नेता हैं वो वहां पहुंचते हैं और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं। रिम्स कल शाम को ही रिम्स पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद यहाँ के स्थानीय संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सबों ने मिलकर कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था दिन प्रतिदिन लगातार बिगड़ती जा रही है। दरअसल राज्य में 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिनके बाद से सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है। जी, लेकिन ये जो विपक्ष लगातार हमलावर है और ये जो उबाल आप बता रहे हैं कि लगातार दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में जायज़ तब भी सिद्ध हो जाता है जब ये देखा जाता है जिस तरह से ये पूरी हत्या हुई है। मुख्यमंत्री का आवास कुछ ही दूरी पर है
पुलिस का थाना जो है वो कुछ ही दूरी पर है और इस तरह से एक निर्मम नृशंस हत्या हो जाती है। कानून व्यवस्था पर सरकार जो सवाल हैं वो उठने तो लाजिमी है गौरव, और पहली बार ऐसा नहीं है। जी, पहली बार ऐसा नहीं है। दरअसल बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर तो हमलावर है ही। आज विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन भी था और प्रश्नकाल को विधायकों ने नहीं चलने दिया। विपक्षी विधायकों ने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर सरकार का वक्तव्य नहीं आता है तब तक हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। तो पहले विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी। इसके बाद बीजेपी के नेता सदन के बाहर ही तख्ती लेकर के बैठ गए कि राज्य में सरकार सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, विधि व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। दरअसल अभी इससे पहले भी हजारीबाग में एक एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद गिरिडीह में एक होली जुलूस पर भी पथराव हुआ था। इसके बाद अभी रामनवमी का मंगलवारी जुलूस के दौरान हजारीबाग में भी जुलूस पर पथराव हुआ था। इसके बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर थी और लगातार विधानसभा सदन में भी बता रही थी कि राज्य सरकार विधि व्यवस्था के मुद्दे पर फेल है, लोगों में प्रशासन का डर खत्म हो गया है। ये भी आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से तमाम सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ एक्शन लिया है, क्या कुछ इसके बारे में पता लग पाया है? जी, प्रशासन ने दरअसल कल जब अनिल टाइगर की हत्या हुई थी उससे थोड़ी देर पहले डीजीपी अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ईद और सरहुल झारखंड का एक त्यौहार है, तो ईद और सरहुल को लेकर के कैसी विधि व्यवस्था रहेगी, अपराधियों पर लगाम लगाया जाएगा और किसी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित न हो सके, इसको लेकर के वो बैठक कर रहे हैं। तो इसी दौरान ये हत्या हो जाती है। इसकी सूचना मिलने पर उन्होंने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि हमने एक अपराधी को पकड़ लिया है और दूसरे अपराधी को पकड़ने के लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं और जो अपराध कर्मी है उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि उनका कहना था कि अपराध होने के बाद हम अपराधी को पकड़ लेते हैं तो इसे पुलिस की सफलता माना जाना चाहिए। लेकिन कुछ पत्रकारों ने इसको लेकर के उन पर तीखे सवाल भी किए थे कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों हो रही है कि अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है। जी बिल्कुल, यही सवाल पुष्कर हम आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से आपने सिलसिलेवार वहां पर घटनाएं बताई हैं, कानून और प्रशासन की लगातार जिस तरह से धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं, इसकी क्या वजह है? क्यों प्रशासन कामयाब नहीं हो पा रहा है अपराधियों पर लगाम लगाने में? दरअसल अभी हाल में एक घटना जो हजारीबाग में मंगलवारी जुलूस पर जो पत्थरबाजी की हुई थी, उस पत्थरबाजी के जुलूस के बाद पुलिस ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की और किसी को भी इस संबंध में गिरफ्तार कर अभी तक शायद जेल नहीं भेजा गया है। और जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी उसमें दोनों पक्षों में किसी को अभी नामजद बनाया नहीं गया और इस पर कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके पुलिस की ओर से जानकारी नहीं दी गई है। इसी तरह से जो गिरिडीह में होली जुलूस पर जो पथराव हुआ था उसमें दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया कि आखिर ये घटना क्यों हुई और इसके बारे में ना कोई विस्तृत जानकारी दी गई। और अपराधी, जहां तक अपराध की बात करें तो पुलिस अभी हाल ही में रांची में एक कोयला कारोबारी पर भी फायरिंग हुई थी। उस कोयला कारोबारी पर जो फायरिंग हुई उसके अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को 7 दिन लग गए और 7 दिनों के बाद पुलिस ने बताया कि अमन साहू गैंग की ओर से उस पर फायरिंग कराई गई थी। तो इसको लेकर के जो पुलिस की शिथिलता दिख रही है, इससे अपराध कर्मियों में लगता है कि उनका मनोबल इजाफा हो रहा है, उनके मनोबल। बिल्कुल, यही आपसे समझना हम चाह रहे हैं लगातार पुष्कर कि ये जो शिथिलता है इसकी आखिरकार वजह क्या है और इसको देखते हुए जो वहां पर आम लोग हैं उनमें किस तरह का रौश है, किस तरह का भय है पूरी व्यवस्था को लेकर? जी, आम लोगों में देखें तो दरअसल झारखंड के अधिकांश जिले कोयला कारोबारियों का क्षेत्र है और यहाँ आमतौर पे जो छोटे गैंग के लोग होते हैं वो कोयला कारोबारियों से बराबर रंगदारी और नक्सली लेवी की मांग करते हैं। तो इसके कारण तो कोयला कारोबारियों में भय है। साथ ही साथ ऐसी घटनाएं होने से आम जो अब चूंकि शहर में घटनाएं ऐसी होने लगी है, दिन दहाड़े जो कल की घटना है वो दिन दहाड़े हुई, तो जाहिर सी बात है कि जो व्यवसायी हैं यहाँ उनमें भी एक तरह का डर बना हुआ है कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो उनका व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा और आम लोगों का भी जीना दूभर हो जाएगा।
बिल्कुल। जब तक पुलिस एक को और ठोस सवाल एक्शन आपसे नहीं पूछना मिलती। चाहेंगे, लगातार जिस तरह से जो प्रशासन है, आप बता रहे हैं कि तमाम घटनाओं पर कोई भी कार्रवाई करने में या जो अपेक्षित कार्रवाई करने में उतना सक्षम नहीं हो पा रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी इसमें बन जाती है? जी, देखें तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी इसमें सबसे ज़्यादा है। और आज जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो जो नगर विकास मंत्री हैं सुदिव्य कुमार, उन्होंने भी काफ़ी तल्खी भले लहजे में विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष इन चीज़ों को ज़्यादा तूल दे रहा है। और उनका कहना था कि हजारीबाग में ही ये ऐसी घटना क्यों हो रही है, वो विपक्ष को घेरने की बात कर रहे थे। लेकिन घटनाएं कहीं भी हो, हजारीबाग हो या गिरिडीह हो, लेकिन कोई भी ऐसी वारदात तो बिल्कुल समाज को तोड़ने का काम करती है। और इसमें पुलिस को सख्ती बरतते हुए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत थी, जिसमें पुलिस ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक की है। बिल्कुल, बड़े सवाल जो है पुलिस प्रशासन पर और राज्य सरकार पर खड़े हो रहे हैं। सरकार की ओर से कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया है। बिल्कुल पुष्कर, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे मिड डे प्राइम में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक बयान देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए वो हम लोग इत्र पार्क बना रहे थे। कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के गौशाला से दुर्गंध वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने उन पर निशाना साधा। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव को स्लॉटर हाउस से खुशबू आती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश पर मोहल्लिया सोच इतनी हावी है कि वो लगातार भारतीय सनातन संस्कृति और मूल्यों का अपमान कर रहे हैं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सभी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहकर कोई सनातन का विरोध करता है तो उसे हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। क्या अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी हैं। और मैं तो कहूँगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे थे गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था, उससे उनको खुशबू आया करती थी।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से राणा सांगा पर दिए गए बयान की निंदा की है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह का इतिहास है वो हमेशा हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हमारे देवस्थान, हमारे मठ मंदिर, हमारे साधु संतों पर टिप्पणी करते रहे हैं। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील की। समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार का इतिहास है, हमेशा उन्होंने हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हमारे देव स्थान, हमारे मठ मंदिर, हमारे साधु संतों के बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी को करते रहे हैं, वो उनका चरित्र है और प्रदेश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश में कानून का राज है और इस प्रकार की बयानबाजी करने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए और मैं लोगों से धैर्य बनाए रखें, मैं इस प्रकार की अपील करता हूँ। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अमरपाटन से विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक ने साधु संतों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। सतना में एक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता ने विवादित टिप्पणी की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सनातन और देवी देवताओं का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, हिंदू साधु संतों का अपमान करना, राम मंदिर को लेकर टंगड़ी अड़ाने का काम करना, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना, कांग्रेस क्या हिंदू समाज को समाप्त करने की चाल चल रही है? इटली की संस्कृति में पलने वाली कांग्रेस, बढ़ने वाली कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगातार काम कर रही है, पर अब ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भाजपा नेता पर हमले का मामला सामने आया है। इस बार उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता अर्जुन सिंह के आवास पर बम फेंके गए। जानकारी के मुताबिक 50 से 60 लोगों के समूह ने उनके आवास पर हमला बोला। भाजपा नेता ने उस दौरान पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। हमले को लेकर अर्जुन सिंह ने बयान देकर घटना की पूरी जानकारी दी। आपको बता दें, उनके आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे बाड़ी के ऊपर फिर बम मारा था, 2 बम मारा, एक फटा है, एक तो जिंदा कारतूस है। उसमें नमित सिंह, सद्दाम अंसारी जिसको चोट भी लगा है, और ये प्रेम बोल के, और इसके साथ 50-60 आदमी है। नमित सिंह को ये लोग बलि का बकरा बना रहा है, ये लोग बलि का बकरा बना रहा है। उसको सामने करके सोमनाथ श्याम पार्थोभूमि के लोगों को गैस देता है और इस तरह की घटना करा था। ये सामने तो पुलिस के सामने हो रहा, सीसीटीवी छोड़ दीजिए, पुलिस के सामने तो ही घटना घटी, यहाँ तो पुलिस थी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में भाजपा नेताओं पर हमले की सूची काफी लंबी है। दिसंबर 2020 को डायमंड हार्बर में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। नवंबर 2021 में पश्चिमी मेदिनीपुर में शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। तो ये लिस्ट जो है ये लगातार काफ़ी लंबी है। फरवरी 2021 में फिरोज़ कमाल गाजी उर्फ बाबू मास्टर पर हमला हुआ और इसके साथ ही फरवरी 2021 में फिरोज़ कमाल गाजी उर्फ बाबू मास्टर पर हमला किया गया। तो लगातार ये हमले वहाँ पर हो रहे हैं। जनवरी 2021 में कृष्णेंदु मुखर्जी पर गोलीबारी की गई। तो लगातार ये हमले बड़े सवाल उठाते हैं। अप्रैल 2024 में लॉकेट चटर्जी पर हमला किया गया। इसके साथ ही अगर आगे की भी बात करें तो मार्च 2024 में सांसद जगन्नाथ सरकार की कार पर बम से हमला किया गया। तो पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा नेताओं पर हमले हो रहे हैं। अगस्त 2024 में प्रियांगु पांडे, रवि सिंह की गाड़ी पर हमला किया गया और दिसंबर 2019 को अर्जुन सिंह पर ईंट और बम फेंके गए। तो लगातार ये हमले हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं पर वहां पर ये सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले अर्जुन सिंह पर नॉर्थ 24 परगना में हमला हुआ था। दिसंबर 2020 को डायमंड हार्बर में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था। तो लगातार ये जो हमले हो रहे हैं
इस पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ कोलकाता से इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, एक बार फिर ये हमला हुआ है, क्या वजह इसकी पाते हैं? ये लगातार लिस्ट जो है लंबी होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये सूची आप गिना दिए हैं और मुझे लगता है कि 26 फरवरी मार्च ऐसे समय पर हमारे बंगाल की विधानसभा चुनाव है और उसके पहले ये बढ़ता जाएगा। और जिस प्रदेश में देश की सबसे बड़ा राजनीतिक दल और शासक दल उनके जो सभापति है उनके ऊपर आक्रमण हो सकता है, जैसे आपने गिनाया कि डायमंड हार्बर की रास्ते पर जेपी नड्डा के ऊपर हुआ था हमला, तो कुछ भी हो सकता है। खासकर से अर्जुन सिंह के ऊपर पिछले कई बार किसी ना किसी तरह वहां पे उनको दबाने के लिए, उनका जो दबदबा है, उनका जो लोकप्रियता है, ये सबको दबाने के लिए ये कोशिश कई बार किया गया है, इस बार भी किया गया है। ऊपर से पुलिस अपना कार्रवाई तो करती नहीं है। अभी मैंने सुना कि अर्जुन सिंह को थाने पे बुलाया गया है, मतलब एकदम उलट गया पूरी मामला पुलिस के सामने। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जब मुख्यमंत्री लंदन में आगे चलना पीछे चलना कई सारे कसरत में लगे हुए हैं, तो उनकी जितने सारे पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पे पोजीशन का बंद करने के लिए कसरत पर लगे हुए हैं। रमा, बिल्कुल प्रसन्नजीत, ये जो राजनीतिक हमले हो रहे हैं और जिस तरह से ये हमले लगातार हो रहे हैं, ये भी दिखाते हैं बीजेपी ने, अगर हम देखें तो काफ़ी बढ़त जो है, अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, अगर पिछले चुनावों की बात करते हैं या हाल ही में, तमाम जो लोकप्रियता है बीजेपी की वहाँ पर बढ़ी है। क्या आपको लगता है कि ये जो हमले हो रहे हैं, एक राजनीतिक डर भी जो है वहाँ पर ममता सरकार को सता रहा है? हाँ बिल्कुल, एक देखिए राजनीतिक डर है बोल के ही ना इस तरह की घटना जगह जगह पर हम घटने पिछले कई महीनों से देख रहा हूं। और एक बात यहाँ पे बता दूं कि जितने सारे चुनाव करीब आते रहे तो उतना ही ममता की जो घबराहट है वो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो रामनवमी को लेकर उनकी सरकार और पुलिस प्रशासन और पुलिस की जो रवैया है, चाहे वो बाकी जितने सारे सनातनी जो कुछ भी यहाँ पे है, सब कुछ के ऊपर आपको पता है कि दुर्गा पूजा की समय पे मूर्ति तोड़ा गया है, मंदिर तोड़ा गया है, काली पूजा की समय पे मूर्ति तोड़ा गया है। तो ये जो सारे घटना और जिसके खिलाफ ममता सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, ये कार्रवाई ना करने का, और जैसे अर्जुन सिंह को ऊपर से पुलिस थाने पे बुलाना, तो मतलब ये जाहिर करता है कि किस तरह से किसी एक समुदाय के लिए ममता बनर्जी उनका कहना है कि हम 30-32% वोट को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे और बाकी जो 10-15% इस तरह की जो हिंसा है वो हिंसा करके हम मैनेज कर लेंगे। ये एक एरिथमेटिक बोलिए, इसे अलजेब्रा बोलिए, जो भी है, इस एरिथमेटिक और अलजेब्रा के बीच ममता बनर्जी फंसी हुई है। मुझे पता नहीं इसका नतीजा क्या होने वाला है, लेकिन बंगाल कम से कम काफी कठिन स्थिति का सामना करने जा रहा है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, जिस तरह की ये कठिन स्थिति है और जिस तरह से लगातार जो है वहां पर राज्य सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है, इसका असर भी काफी देखने को मिल रहा है। काफी देखने को मिल रहा है। देखिए, लोग अगर बात करें, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, लोग अगर तृणमूल शासन के बारे में बात करें तो लोगों का कहना है कि इस शासन से छुटकारा मिलना चाहिए। मैं एकदम आपको 50 तो बॉक्स पॉप करके भेज सकता हूं कि जिसमें लोगों का कहना है कि इस शासन से हमें छुटकारा चाहिए। इसके जगह पे किसको आना है किसको नहीं आना है वो हम नहीं कह रहे, लेकिन लोगों का कहना है कि कम से कम पहले तो इनसे छुटकारा मिले, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे कौन है, भविष्य क्या है। तो ऐसा स्थिति लोगों का मन में आ गया है और ये स्थिति धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है और धीरे धीरे अपना नीचे की तरफ जमीन की तरफ घुस रहा है। ये ममता अच्छा पॉलिटिशियन है, उनको पता है, इसीलिए उनकी मन में इस तरह की कई सारे, अब ये जो लंदन गए हुए हैं, यहाँ पे जाके इंडस्ट्री लाने की बात कह रही है, यहाँ पे जाके उनका कहना है कि हम ऐसे इंडस्ट्री लाएंगे कि जहां से लोगों को यहाँ पे नौकरी मिले। ये भी चुनाव की पहले
एक लुभाने की कोशिश है जो ममता बनर्जी कभी वो जो अपना जो ये इसका पॉलिटिक्स है, जो रेवड़ी का पॉलिटिक्स है, उसका अमाउंट बढ़ाकर वो 2 चुनाव निकाल दिए हैं, लेकिन इस बार शायद उससे ज्यादा रेवड़ी नहीं बांट पाएंगे। तो इसीलिए अभी फिर से जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, जहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, जहां पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपना इंडस्ट्री लगाने से मना कर देता है, वहां पे वो भारत छोड़ के अब लंदन जाके वहां पे कुछ लोगों को इकट्ठा करके बंगाल में इंडस्ट्री बनाने की दावा कर रही है और लोगों को नौकरी देने की। ये जो सारे झूठा वादा है, ये सब कुछ ममता बनर्जी का जो दुविधा है या ममता बनर्जी का जो आशंका है वो जाहिर करता है। बिल्कुल, एक राजनीतिक जमीन बचाए रखने की कवायद भी इसमें दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की समृद्धि और मोदी सरकार द्वारा किसानों को लेकर किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार कृषि और किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने किसानों की उपज खरीदी को लेकर मोदी सरकार के निर्णयों की जानकारी दी। कि तुअर, मसूर और उड़द के ठीक दाम किसानों को मिल सके, इसके लिए वो प्रभावी और पारदर्शी इन फसलों की खरीद की व्यवस्था करें। केंद्र सरकार ने, कृषि विभाग ने राज्य सरकारों को अनुमति दी है। तुअर की खरीदी का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है। मेरी अपील है इस योजना का ठीक क्रियान्वयन राज्य करें। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के पंजीकरण और प्रोत्साहन को लेकर भी जानकारी दी। चना, सरसों और मसूर इनकी भी खरीद पीएम आशा योजना के अंतर्गत की जाएगी। अलग अलग राज्यों के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनको सरसों की खरीद के लिए स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। तमिलनाडु में खोपरा की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। किसानों को पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है। मेरी फिर एक अपील है कि एमएसपी के नीचे किसान की इन फसलों की कीमत ना जाए, इसलिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है राज्य सरकार प्रभावी सहयोग इन खरीदी में सुनिश्चित करे। तमिलनाडु विधानसभा में बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, जो विपक्ष के भारी विरोध के बीच पास हो गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार वक्फ विधेयक में संशोधन करने का प्रयास कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों में बाधा आएगी। इस बीच भाजपा की विधायक वंथी श्रीनिवासन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ सीएम स्टालिन की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार के पास संशोधन लाने का अधिकार है। It is an elected government here. The DMK is running a government. When the DMK is bringing any new law, I have put my question before the Honorable Chief Minister. In Tamil Nadu, any municipality or any panchayat or any corporation, whether they can bring any resolution of asking the state government to withdraw certain amendment or not to pass any act. So how this such a it is 150 years of the assembly here in Tamil Nadu, how a resolution could be passed like that? So we have to respect the constitution and also as well as the mandate of the people. So because of which we have opposed the resolution and we have walked out of the assembly. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 भाषा विवाद को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख अन्नामलाई के बीच जंग छिड़ गई है। एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 3 भाषा के बयान पर आलोचना की थी, जिस पर पलटवार करते हुए अन्नामलाई ने लिखा, अब पूरा देश जानता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के परिवार के पास निजी स्कूल हैं जो 3 भाषाएं और अधिक पढ़ाते हैं, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए समान नीति का विरोध करते हैं। वो आपको पाखंड कह रहे हैं।
दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 भाषा विवाद को लेकर एम.के. स्टालिन पर निशाना साधा था। उनका कहना था कि जब उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक खतरे में है तो वे विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। रिपोर्ट में किए गए दावों को विदेश मंत्रालय ने सख्ती से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग द्वारा जारी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट को पक्षपाती और राजनीतिकरण से प्रेरित बताया है। मंत्रालय ने अमेरिकी पैनल को लेकर कहा कि SCIRF को एक चिंता के विषय के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट जारी होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आयोग भारत के धार्मिक विविधता और बहुलवादी ढांचे को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत कर रहा है और इसके लगातार आरोप भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को गलत तरीके से पेश करते हैं। इसके साथ ही जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों से आते हैं। इस बात के लिए भारत का समाज एक उदाहरण है कि विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक साथ रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मोहम्मद यूनुस के चीन दौरे की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस 4 दिवसीय यात्रा पर चीन के दौरे पर हैं। मोहम्मद यूनुस अपनी चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वहीं आज बोआओ फोरम फॉर एशिया के वार्षिक सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। कई देशों के साथ बांग्लादेश के राजनयिक संबंधों में भी तनाव हो गया है। विश्लेषक मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस की इस यात्रा से भू राजनीति को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। इससे पहले आवामी लीग सरकार के दौरान बांग्लादेश ने लगातार चीन से भी नज़दीकी बनाए रखी थी। खासकर प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं में चीन की भागीदारी और निवेश महत्वपूर्ण था। अमेरिका में बाइडन प्रशासन के दौरान आवामी लीग सरकार का मैत्रीपूर्ण संबंध देखने को मिला था, लेकिन मौजूदा ट्रंप प्रशासन की नीति अब भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में सलाहकार तौहीद अहमद ने पिछले दिनों कहा कि मुख्य सलाहकार के इस दौरे के दौरान चीन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, लेकिन कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर जरूर किए जा सकते हैं। बांग्लादेश कई परियोजनाओं के लिए चीन से भारी कर्ज ले चुका है, जिसे लौटाने की समय सीमा बढ़ाने का भी अनुरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने कर्ज की ब्याज दर को भी 2-3% से घटाकर 1% करने की अपील की थी। इस सब के मद्देनज़र मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा से जहां बांग्लादेश के भारत और अमेरिका के साथ संबंधों पर असर पड़ने की संभावना है, वहीं विश्लेषकों का ये भी मानना है कि बांग्लादेश को आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में फ़ायदा मिलने की संभावना कुछ ज़्यादा हो सकती है। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU। संजय जी, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह का तनाव बांग्लादेश में इस वक्त है, जिस तरह की आर्थिक उठापटक भी वहाँ पर है, बहुत सी चिंताएं हैं, ऐसे में उनकी ये यात्रा किन मायनों में सबकी नज़र है? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। पहली बात ये कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है बांग्लादेश में, वो एक इंटरिम सरकार है और उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। वहाँ उनको लेजिटिमेसी जनता से एटलीस्ट नहीं है, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो वो तलाश में है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले, क्योंकि पहले बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन था और बाइडन अमेरिका साथ में थे, लेकिन जब से ट्रंप आए उनके अंदर कुछ खलबली है और मुझे लगता है उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने चाइना का दौरा तय किया है। और चाइना से वो उम्मीद करते हैं कि जो उनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेजिटिमेट सरकार है उसको कुछ सहारा मिले और कुछ समय तक वो वहाँ बांग्लादेश में अपने पैर जमा के रखे, क्योंकि बांग्लादेश के भीतर भी जो राजनीतिक स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें चाहे BNP हैं या अवामी लीग हैं, ये सब चुनाव की मांग कर रहे हैं। और इसमें जो इंटरिम सरकार है और जो स्टूडेंट एक्शन कमेटी स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन थे, वो अभी चुनाव के अभी उनका मन अभी है नहीं, वो थोड़ा डिले टेंडेंसी में है। तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक फायदे के लिए और राजनीतिक सपोर्ट के लिए भी इनका दौरा महत्वपूर्ण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि अभी बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत स्ट्रांग है, कि
जिस तरीके से डेट ट्रैप की तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है, उसमें भी वो उम्मीद करते हैं कि चाइना से किसी तरीके का आर्थिक सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज बिल्कुल अपने आप में जो है कई तरह के संकटों से बांग्लादेश जो है वो घिरा हुआ है और उसको देखते हुए काफ़ी दबाव भी है और इसी वजह से इस यात्रा पर सबकी नज़र जो है वो लगी हुई है। बहुत शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और संजय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और मोहम्मद यूनुस का जो चीन दौरा है, राजनीतिक बदलाव के कारण दोनों देशों के बीच जो है कुछ सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। संजय जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब हम इस यात्रा की अहमियत की या प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी ये भी समझना हो जाता है कि बांग्लादेश को काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि बहुत उठापटक है। लेकिन अगर दोनों की ही उम्मीदों की बात करें, चीन की भी उम्मीदों की बात करें, तो किस तरह से दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट को पूरा करेंगे? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि जो MOUs है वो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ सहमति पत्र हैं उन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। क्या इसका अर्थ लगाया जाए? संजय जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए इसमें एक बिल्कुल मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। आप देखिए इसमें साफ साफ पहलू ये है कि बांग्लादेश को एक तरीके से चाइना एक डिफेंस मार्केट मानता है। पहले भी उन्होंने 1987 में एक स्मॉल आर्म्स एक फैक्ट्री जयदेवपुर में लगाई थी। उसके बाद 2002 में जब PNP सरकार थी तो उन्होंने एक डिफेंस अम्ब्रेला एग्रीमेंट किया था। तो जो डिफेंस रिलेशंस हैं, जो आर्म्स को सेल करने का एक मार्केट वो बांग्लादेश को मानते हैं। दूसरा निश्चित रूप से जो भारत और अमेरिका का एक बढ़ता हुआ प्रभाव बांग्लादेश में रहा या बे ऑफ बंगाल में रहा, चाइना उसमें अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। वो चाहे म्यांमार के माध्यम से हो, चाहे वो बांग्लादेश के माध्यम से हो। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश ने वहाँ पे प्रस्तुत किए थे, खासकर जब एक डीप सी पोर्ट, सोनादिया डीप सी पोर्ट बनाना चाहते थे। बाकी जो मोंगला पोर्ट है और पायरा पोर्ट है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के हैं। तो बांग्लादेश चाहता है कि वहाँ पे अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाया जाए ताकि वो जो बे ऑफ बंगाल रीजन है उसमें उसका एक मजबूत प्रेजेंस हो। पहले बांग्लादेश ने PCIM के माध्यम से भी एक कॉरिडोर का प्रपोजल दिया था। तो कई तरीके से चीन बांग्लादेश में अपनी अहम भूमिका रखना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो आप मान के चले स्ट्रेटेजिक हो। एक बात और भी इसमें पक्ष है कि जो बढ़ता हुआ तनाव है इस पूरे बे ऑफ बंगाल में, खासकर रोहिंग्या रिफ्यूजी और अराकान आर्मी को लेके, वो भी एक चिंता का विषय चीन और बांग्लादेश दोनों के लिए बना हुआ है। मुझे लगता है कि अराकान आर्मी और रोहिंग्या इशू को लेके भी शी जिनपिंग से बात करेंगे, क्योंकि शी जिनपिंग ने इनको एक आश्वासन दिया था कि हम रोहिंग्या को रेपरेटेट करा देंगे। आज तक तो वो रेपरेटेट करा नहीं पाए हैं। तो कई मुद्दे हैं जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस दोनों देशों के लिए रखते हैं। साथ ही साथ वो ये भी एक आश्वासन आते हैं बांग्लादेश में और वो दक्षिण एशिया में और विश्व में वो भी एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने का एक प्रयास बिल्कुल कई मायनों में बेहद अहम है इस यात्रा पर नजर रखना। बहुत शुक्रिया संजय जी पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र में फिर एक बार भारत का डंका बज रहा है। इस बार बात हो रही है भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की। संयुक्त राष्ट्र ने आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य पहलों का उदाहरण दिया है और इसका उदाहरण देते हुए शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भारत के प्रयासों और प्रगति की सराहना भी की है और इसे अनुकरणीय बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि देश ने अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बचाया है। संयुक्त राष्ट्र के एक समूह की शिशु मृत्यु दर आकलन रिपोर्ट में भारत और कुछ अन्य देशों का उदाहरण दिया गया और शिशु मृत्यु दर रोकने में हुई प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाली विभिन्न रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति, साक्ष्य आधारित रणनीतियां और निरंतर निवेश से मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि देश ने स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के माध्यम से स्थिति को बेहतर किया है।
और बात अगर हम करें खेल की तो सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच IPL 2025 का 7वां मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। एक तरफ देखा जाए तो IPL के अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत हासिल करते हुए शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों की भी यही मंशा होगी कि ऋषभ पंत की कप्तानी में इस टीम के खिलाफ मजबूती से इस मुकाबले में उतरें। एक तरफ एडन मार्क्रम की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद फिर से कमाल करने उतरना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों के पास अपने आप को साबित करने का मौका होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के DDG मयंक श्रीवास्तव का मानना है कि खेलो इंडिया का मंच खिलाड़ियों की बेहतरी में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन खेलों के विस्तार की एक नई कहानी लिखेंगे। राजधानी में इन दिनों खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित हो रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के DDG मयंक श्रीवास्तव साथ में हैं। जिस तरह से जिस खूबियों के साथ पैरा गेम्स जो हैं वो आयोजित हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? पैरा गेम्स जैसा कि आपको पता है कि खेलो इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है और जो इंक्लूसिविटी है, एक सभी को सम्मिलित किया जाए और स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक विशेष नेशनल गेम जैसा एक एपरेटस खड़ा किया जाए, उस उद्देश्य से खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है और ये प्रतिवर्ष आयोजित होगा और दिल्ली में आयोजित होगा, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है और यहाँ पे ये होता है कि जहाँ से भी लोग आ सकते हैं भारत देश में, वो दिल्ली तो ज़रूर आ सकते हैं। अब क्या आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो विस्तार होगा वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में होगा? पैरा गेम्स का विस्तार जैसा मैंने बताया कि कनेक्टिविटी का एक इशू है, तो हम दिल्ली में ही इसको रख रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं और हमारे पास जो हमारे एक्सेसिबिलिटी पार्टनर होते हैं, जिनको हम साथ में लेते हैं, जिनके साथ में चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं स्वयं, वो भी यहीं पे बेस्ड हैं। तो करेंगे हम लोग फ़िलहाल दिल्ली में ही, लेकिन इससे इस चीज़ का अंतर नहीं पड़ता कि कहीं पे पैरा गेम्स मान लीजिए हम नहीं करा रहे हैं तो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि जब पैरा गेम्स आयोजित होते हैं तो उसका जो ट्रायल्स होता है, जो PCI कराती है या स्टेट कराते हैं, वो तो पूरे देश में हो रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो पहली बार बिहार में आयोजित होने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? खेलो इंडिया यूथ गेम हम स्टेट्स के साथ मिल करके करते हैं, कोई एक होस्ट स्टेट रहता है। इस बार का 2025 का ये जो आयोजन है वो बिहार स्टेट में हो रहा है और ये 5 मई से प्रारंभ है और 15 मई तक, ये 16 मई तक ये चलेगा। तो ये हैं मयंक श्रीवास्तव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खेलो इंडिया जो मंच है वो न केवल खिलाड़ियों को एक बेहतरीन उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, बल्कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उनका भी जो विस्तार है वो आने वाले समय में न केवल देश के विभिन्न कोनों में होगा, बल्कि खिलाड़ी जो हैं वो अपने आसपास ही इसके विस्तार का अनुभव भी हासिल करेंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। कारगिल के लिंगीपाल स्की स्लो पश्को में जिला तंबाकू मुक्त स्नो स्की चैंपियनशिप 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। स्लैलम स्कीइंग प्रतियोगिता में कारगिल के 26 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में इम्तियाज़ ने पहला, अब्दुल हामिद दूसरा और अहमद अली ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं महिला वर्ग में जीनत मंजूर लाल पहले, नाजिरा बानो और निदा जैनब क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। यह आयोजन स्वास्थ्य विभाग कारगिल द्वारा लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन और लद्दाख स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सहयोग से किया गया था, जिसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से तंबाकू मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना था। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।